जय हिंद साथियों, कैसे हो। फिर से आप सभी के लिए एक शानदार सा सेशन लेकर हम आ चुके हैं। आप सभी के लिए एक शानदार बेहतर नीट 2025 में डॉक्टर बनने का सपना हम पूरा आप सभी के लिए करवा रहे हैं और लगातार हम आपको सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए उसी बीच में एक सेशन आप सभी के लिए, जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए एक शानदार सा सेशन। आइए पहला क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो आज से हम स्टार्ट करते हैं। एक ही जिन गुणसूत्र पर जिन युग्मकों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी को जिनों के बीच की दूरी के रूप में मापकर गुणसूत्र पर इनकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड स्ट्यूडमन, हैंकिंग, थॉमस हंट, मॉर्गन, सटन और बोबेरी। क्या हो सकता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड स्ट्यूडमॉन्ट। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपोषी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए के अंतःक्षेपित करने के लिए जीन गन विधि में प्रयुक्त सूक्ष्म कण किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन, चांदी, तांबा, जिंक। बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा टंगस्टन और स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ कि ऊतक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में कैलस बनने के लिए रखा गया। इस घटना को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। परिवर्धन, जरावस्था, विभेदन या जो है निर्विभेदन। आप सभी लोग आंसर करिएगा, क्या आंसर हो रहा है। तो साथियों नोट करना, अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे निर्विभेदन, तो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आप से क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना है कि एक कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक होगा? मैग्नीशियम होगा, तांबा होगा, मैग्नीज होगा या फिर आपका मॉल्डेनम होगा। आप सभी लोग जो है आंसर करके बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। तो साथियों नोट करना, मैग्नीज इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी साथी जो है बहुत बेहतर आंसर चूज़ करेंगे। उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बड़े रंगीन सुगंध युक्त तथा मंदरंद से भरपूर पुष्प किस में देखे जाते हैं? चमगादड़, परागित जो है पादप, वायु परागित पादप, कीट परागित पादप, पक्षी परागित पादप। आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि सर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कीट परागित पादप। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि ए में दिया है कथन ए में दिया है कि मॉस के युग्मोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम प्रावस्था प्रोटोनिमा है। प्रथम प्रावस्था क्या है सर? प्रोटोनिमा है। सेकंड है कि बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनिमा बीजाणुओं से सीधे ही विकसित होती है। अब आपको बताना है कैसे आंसर है सर, ए सही है, बी सही है कि या फिर दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो मैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करने करूँगा। ए सही है, आर भी सही है और दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जरा ध्यान से सुनना कि सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता क्योंकि, अब इसका क्यों नहीं देता है, इसका रीज़न, इनमें जटिल कुंडली नहीं होती अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रखा जाता है। आयोडीन से अभिक्रिया करने पर यह विखंडित हो जाता है। यह एक डाइसैकेराइड है या यह एक कुंडलीकृत अणु होगा? चलो बताओ जरा कि क्या आंसर है। इसका रीज़न ये है कि सर ऑप्शन नंबर ए, इसमें जटिल कुंडली नहीं होती है अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रखता है। और ये साथियों मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड है। पहला है कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है।
इसका जो है कंक्लूजन कारण क्या दिया है, बोला गया है कि पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन करने के लिए होता है और दूसरा एटीपी का प्रयोग फास्फेट 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। अब यहाँ पर भी हमें बताना है सर ए तो सही है, आर भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर जो है समथिंग सी हो जाएगा, बिल्कुल समथिंग सी ही, क्योंकि इनके ऑप्शन तो सिमिलर ही रहते हैं। समझ आ रहा है भाई? शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, ठीक है। आगे आइएगा। क्वेश्चन बोला है कि जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में किस वर्ष हुआ था। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो निश्चित ही आप सभी से पूछा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन का तो आंसर गलत मत करिएगा, ठीक है। भर भर के ये सम्मेलन ना, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था फर्स्ट टाइम, वो हुआ था 1992 में हुआ था, वह जिसे हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की प्रक्रिया किसके द्वारा विख्यात की जाती है। अब आपको जो है यहाँ पर देखकर आंसर करना है कि निष्क्रिय परिवहन लगाएंगे, सक्रिय परिवहन लगाएंगे, पराशरण जो है सुसाध्य विशिरण। क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर लगाते हैं सर बी होगा, सक्रिय परिवहन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर निकल के आएगा। ओके, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्तंभीय बीजान्यास किसमें देखा जा सकता है। स्तंभीय बीजान्यास किसमें देखा जा सकता है। पहला टमाटर, थाइएन्स और मटर, गुड़हल, पिट्यूनिया और नींबू, सरसों, सीखा और प्रिमरेज, डी गुड़हल, बीन्स और लूप। बताओ जरा क्या हो सकता है। हम जाते हैं साथियों राइट आंसर की ओर। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो गुड़हल, ओके, पिट्यूनिया, नींबू। ऑप्शन नंबर बी है जो काफ़ी साथी जैसे कि आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्योग डीएनए तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान शीतल एथेनॉल किससे अवक्षेपित करता है। हिस्टोन, पॉली जो है सैकेराइड, आरएनए, डीएनए। नोट करके बताना मुझे। क्या आप लोग डीएनए आंसर लगा रहे क्या? अगर आपने डीएनए चूज़ किया है तो निश्चित ही तौर पर बिल्कुल सही आंसर है। यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है। जीवन प्रावस्था, G2 प्रावस्था, M प्रावस्था या S फेस में होगा। बताइए जरा, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को किस आंसर के साथ चूज़ करेंगे। तो सर S फेस हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ निश्चित तौर पर हम जाएंगे और हम बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। बोला है कि कैल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है। अब आप जो है थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, किसका कितना गुना तो किसका कितना गुना, मतलब एटीपी का कितना गुना करेंगे तब जो है NADPH का कितना गुना होगा। तो इसका जो है आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो है 18 गुना एटीपी का और 12 गुना होगा NADPH का, मतलब डी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या आप सभी साथी जाना चाहेंगे डी के साथ, और जिन्होंने भी लगाया है भाई साहब मज़े है उसके, तो डी आंसर जिन्होंने दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है सर, आवृतबीजी पादपों में एक निषेचित भ्रूणकोश के अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित रचनाएं क्रमशः कौन सी है। पहला सहाय कोशिकाएं, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। सेकंड सहाय कोशिकाएं, प्रतिव्यासत कोशिकाएं और ध्रुवीय केंद्रक। सहाय कोशिकाएं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और युग्मजन। प्रतिव्यासत कोशिकाएं, सहाय कोशिकाएं और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या आंसर हो सकता है बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएंगे
केशर यह जो होने वाली है सहायक कोशिकाएं, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बहुत दिनों से हम ये क्वेश्चन नहीं देख रहे भाई, सही जोड़ी तो मिलान करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सही जोड़ी का मिलान। एक तरफ दिया है परस्परीकरण, एक तरफ दिया है जो है मिलाना है हमें। कैसे मिलाएंगे? सहोपकारिता, सहभोजिता, अंतरजातीय, परजीविता और परजीविता। अब यह से हमें आंसर चूज करके बताना है। चलिए लगाते हैं आंसर। बात करते हैं सहोपकारिता होगा A+ और B+। उसके बाद जो है सहभोजिता होगा, बताइए ज़रा सोचिए क्या हो सकता है सर। ये होगा A+ और O, ठीक है, OB। अंतरजातीय परजीविता, तो निश्चित तौर पर ये होगा आपका A- और अंतर परजीविता A+ B-। ओके, तो मिला लीजिएगा क्या होगा साथियों, 4, 1, 2 एंड 3। निश्चित तौर पर आप आंसर देख सकते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ दिया है लोहा, जिंक, बोरान, मेल्डेनम। एट द क्वेश्चन मिलाते हैं। लोहे की बात करें, आयरन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा कैटलिस्ट का सक्रियण। ओके, जिंक की बात करते हैं, जेडन जिंक, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीज का संश्लेषण। बोरान जो होगा वो क्या होगा, कोशिका का लंबवन और विभेदन। और बचा है आपका मोल्डेनम, ये होगा नाइट्रेट रेडॉक्स का विघटन। समथिंग 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में और ऐसे ही हमें टिक सही करना है, सही कथन की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर सही कथन हमें चूज करके बताना है। ओके, देखते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन सही है। पहला, वातरंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है, वातरंध्र मतलब जो रंध्र की बात कर रहा है। मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है? नहीं, छाल एक तकनीकी शब्द है जो कि आपका संवहनीय कैम्बियम से बाहर के सभी ऊतकों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है क्या? नहीं, छाल परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखते हैं क्या होगा। ए वर डी समझ आ रहा है मुझे, हाँ ए वर डी ही हमारा सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं सर, हमें एक पता है तो ए, देखिए यहाँ ए नहीं था, यहाँ पर ए नहीं था और बी तो गलत था, तो हमारा आंसर बचा एक ही। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक परासरण के लिए आवश्यक होगा? पहला, प्रोटीन पंप इलेक्ट्रॉन प्रवणता ATP सिंथेट्स, प्रोटीन पंप इलेक्ट्रॉन प्रवणता NADP सिंथेट्स, झिल्ली प्रोटीन पंप प्रोटीन प्रवणता ATP सिंथेट्स, झिल्ली प्रोटोन पंप प्रोटोन प्रवणता NADP सिंथेट्स। जो आप आंसर कर सकते हैं, बोला गया था कि संयोजन रासायनिक परासरण, तो ये होगा सर आपका सी वाला, झिल्ली प्रोटॉन पंप प्रोटीन प्रवणता ATP सिंथेट्स, मतलब सी आंसर हमारा सही है। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पर तो मिलान करना है समथिंग आप लोगों को, देखिए क्या मिलान करते हैं। छोटा कर दिया क्वेश्चन। पुनर्योजन DNA के निर्माण के मुख्य चरण निम्नलिखित में से इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। चलिए मिलान करते हैं। पहला मैं बता देता हूँ सही। पहला आएगा, प्रतिबंध एंजाइम द्वारा DNA को एक विशिष्ट स्थल पर काटना, पहला। वांछित DNA खंडक को पृथक करना, सेकेंड। PCR का उपयोग करते हुए वांछित जीन का आवर्धन, तीसरा। और फिर तो बचा है भाई पहला कि परपोषी कोशिका में पुनर्योजन DNA का अंतःक्षेपण, तो हमारा आंसर होगा इसका सी वाला। मज़ा आ रहा है क्या भाई सेशन में? एक क्वेश्चन भाई साहब आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं। बोला है कि कथन और आपको इसका कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अनावृत बीजी पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाए जाते हैं। सेकेंड दिया है इसका स्टेटमेंट, जो है इसका कंक्लूजन दिया है कि वायु धारा परागकण कणों को स्त्री धानी के मुख पर ले जाते हैं जहाँ पर युग्म छोड़ देते हैं,
दे जाते हैं और परागण नली का निर्माण नहीं करते हैं। देखिए साथियों, मेरे पास बोथ लैंग्वेजेस में आपके लिए चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, परंतु अगर मैं दोनों लैंग्वेजेस में चीज़ें करवाने लगूँ तो साथियों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? हो सकता है कि मैं एक बार हिंदी दिखा दूँ, उसके बाद इंग्लिश। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपके थिंक के अकॉर्डिंग हम लोग कैसा पॉसिबल कर सकते हैं। बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, शेयर करना, लाइक करना। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।